कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। आपको पता है सीटेट की डेट की अनाउंस हो गई एग्ज़ाम्स की। आपको पता है ये बात कि सीटेट की जो एग्ज़ाम्स होगी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में होगी। सीबीएसई ने अनाउंस कर दी है बहुत पहले ही। तो पर्यावरण अध्ययन जिसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन 30 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड बुक से आई है, यानी का क्लास एनसीईआरटी के क्लास 3 से लेकर 5 तक आपको पढ़ने होते हैं। पेपर फर्स्ट उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और पैडागोजी जो क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपको कितने हो पाए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। मृदा बंजर होने का कारण क्या है? स्थानांतरण कृषि, एक ही फसल बार बार बोना, फसल चक्र, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मृदा बंजर होती है या फसल चक्र से मृदा बंजर होती है या फिर एक ही फसल बार बार होने से मृदा बंजर होती है, स्थानांतरित खेती से मृदा बंजर होती है। याद रखेंगे, अगर आपको सीटेट पहली बार बहुत सारे अभ्यर्थी दे रहे हैं जो पहली बार बीएड डीएलएड बीटीसी वगैरह सब किए हैं तो पहली बार एग्जाम्स देते होंगे। जो अभ्यर्थी बहुत पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत बार सीटेट की एग्ज़ाम्स दे के रखे हैं, उनका ये सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड नहीं हो रहा, तो क्या कारण है? इन कारणों को आप बारीकी से समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हैं तो वहाँ वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी। ईवीएस की खासतौर पर हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक आपको यहाँ पर बुक्स पढ़नी होगी। अगर पेपर सेकंड की यहाँ पर अगर बात करते हैं, पेपर सेकंड की एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स जो आते हैं उनकी आपको क्वेश्चन क्लास एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे 6 to 8 पढ़ेंगे। अगर ये दो चीज़ें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए जो जो चीज़ों की तैयारी करते हैं, जो पेपर के लिए आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें करते हैं तो 100% आपको सीडीपी आपको 100% ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन वाली जो क्लास होती है उनमें बेहतर 30 नंबर में आप 30 में से मिनिमम 28 ला सकते हैं अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो। बाकी बात बची एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 15 में से एनसीईआरटी बुक्स में आपको 30 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपको पैडागोजी से यानी शिक्षण शास्त्र से पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी के जो आप कंटेंट क्वेश्चन कर लेंगे यानी नोट्स से मिलेगी आपको क्वेश्चन, या फिर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। अगर आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं या फिर बुक अवेलेबल नहीं है, बुक में बहुत सारे पैसे लगते हैं, लंबी लंबी बुक्स होती हैं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो शॉर्ट में आपको नोट्स मिल जाएगी। एनसीईआरटी आपको लिए एनसीईआरटी की नोट्स आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं 15 नंबर। ये 15 नंबर जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं, डेली क्लास अटेंड कीजिए। आपको पैडागोजी पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से ये चीज़ें समझा दी जाएगी और अच्छी तरीके से बता दी जाएगी, जिसमें से आप 30 में से 28 क्वेश्चन करेंगे। अब सवाल आता है कि क्या 30 में से 28 क्वेश्चन आप कर पाएंगे? हाँ, अगर आपने 3 स्तंभ अच्छी तरीके से, हमने जो टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको 3 त्रिस्तरीय फार्मूला बताया है, 3 स्तंभ बताया है सीटेट को क्रैक करने की। पहला जो है आपको नोट्स पढ़नी है, क्योंकि नोट्स आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रही है, ये एनसीईआरटी की नोट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पहला। दूसरी बात आपकी है तो लेक्चर क्लास, सभी टॉपिक का यहाँ पर लेक्चर क्लास आपको मिल जाती है। सभी टॉपिक का लेक्चर क्लास आपको मिलती है। अब बात आती है तीसरी, प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंक्लूड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो पैटर्न पता चल जाती है कि कितने लेवल, कौन से लेवल के एग्जाम से पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन का बेस क्या रहता है। और प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं तो प्रैक्टिस सेट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी शिक्षण पढ़ने का जो तरीका है उसमें निखार आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये सभी चीज़ें, जितनी चीज़ आपको आपने बताया, टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको सभी चीज़, टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप बने रहते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सीटेट 2022 की क्लास ले रही है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना, जब बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी वीडियोस आपको मिलती है उस वीडियोस को देखना है। टीचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स पर ले लेना है बस। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूँ, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक सवाल और, सवाल ये कि सीटेट 2022 में जो भी अभ्यर्थी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीटेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। ऑल ओवर इंडिया में जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं वहाँ आपको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक दूसरे से, वहाँ जो भी अभ्यर्थी वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
ये थी जानकारी। अब सवाल आता है, स्थानांतरित कृषि मृदा बंजर होती है? बिल्कुल भी नहीं। स्थानांतरित कृषि एक अच्छी चीज़ें हैं। फसल चक्र यानी एक खेत में बार बार फसल लगाने से मृदा बंजर बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। एक फसल हर साल, मान लीजिए आपके खेत में मक्का लगा रहे हैं, मकाई जिसको मक्का कहते हैं, जौ बाजरा गेहूँ धान वगैरह सब जो भी लगा रहे हैं, हर साल एक ही फसल एक खेत में लगाने से उनसे मृदा बंजर हो जाती है, यानी उसमें जो मृदा की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। मिश्रित कृषि मतलब एक खेत में कई कई तरीके के फसल को लगाना मिश्रित कृषि कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी राइट आंसर होगा। पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगी या फिर नोट्स में पढ़ेंगे, दोनों में से कहीं एक चीज़ पढ़नी होगी आपको, तभी आप सीटेट 2022 को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा आपको लगता है कि या तो एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ेंगे या फिर आपको कोई और सब बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कहेंगे नोट्स नहीं पढ़ेंगे, तो ना बिना नोट्स और बिना एनसीईआरटी बुक के आप सीटेट को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से बता सकता हूँ। होते हैं 1000 में से एक बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे बिना एनसीईआरटी बुक खरीदे हुए या फिर बिना कोई बुक खरीदे हुए बिना नोट्स के पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सबके साथ नहीं होता। तो आपको क्या करनी होगी? नोट्स ले लेनी चाहिए। मुझे पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि नोट्स में सभी टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। पर्वतारोहण, जो पर्वत में चढ़ते हैं उसके ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होता है? ग्रुप के आगे आगे चलना, ग्रुप के लिए खाना का इंतजाम करना, ग्रुप के सदस्यों की मदद करना, ग्रुप के सदस्य बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। देखिए सवाल नंबर ध्यान से समझिएगा। एक कोई भी ग्रुप हो, सिर्फ पर्वतारोहण की बात नहीं कही गई है। जो भी आप ग्रुप चला रहे हैं उस ग्रुप में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई है। अगर आप बात करें, ग्रुप लीडर आगे आगे बिल्कुल भी नहीं चलता, बाकी दूसरा तीसरा चौथा सही हो जाएंगे, राइट आंसर। ये ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि सभी के लिए खाने का इंतजाम करें, सभी के सदस्यों की मदद करें, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखें। ये ग्रुप की जिम्मेदारी होती है ग्रुप लीडर की। रेगिस्तानी ओक, ये बुक में मिल जाएगी, क्लास 3 से लेकर 5 तक अगर आपने बुक पढ़ा तो वहाँ मिल जाएगी या फिर नोट्स में मिल जाएगी। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, चीन में, सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें रेगिस्तानी ओक की, तो ये रेगिस्तानी ओक राजस्थान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में बात करें, इनके जो पेड़ होते हैं इनके पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं। पहली दूसरी बात यहाँ पर ये कि इनके पेड़ के ज़्यादा बराबर 3 हिस्से से बड़ा, 3 गुना बड़ा इसकी जड़ होती है। खासतौर पर ये मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी तब तक पानी नहीं मिलती, जब तक पानी नहीं मिलती तब तक ये ज़मीन के अंदर नीचे नीचे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक पानी के सतह तक वो पहुँचते हैं, जहाँ तक वो पानी होती है उनकी जड़ें वहाँ तक सतह तक पहुँचती हैं। फिर वो पानी खींच के अपने तने में लेके जाते हैं, और वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, उन तनों में उसको छील के वहाँ एक जगह से छील देते हैं। उसके छीलने के साथ साथ उसमें स्ट्रो डाल के पानी पीते हैं। ये चीज़ें रेगिस्तानी ओक से संबंधित है। आगे बात करते हैं, मनुष्य में आयु के आधार पर कितने प्रकार दांत होते हैं? 2, 1, 2, 4, 6। मनुष्य के आयु के आधार पे कितने प्रकार के दांत होते हैं? ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में राइट आंसर होगा 2। ठीक है, एक बचपन वाले दांत होते हैं, एक बड़े वाले दांत होते हैं, बुढ़ापे वाले दांत कोई नहीं होता। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागरमाथा कहा जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग 8,900 मीटर, 9,900 मीटर, 8,500 मीटर, 9,100 मीटर। चलिए लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लाइफ लाइन इस्तेमाल करके बताएंगे, यानी 4 में से 2 ऑप्शन को हम हटा देंगे, यानी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा। उन दोनों में से राइट आंसर आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं। पहला 9,900 मीटर और 9,100 मीटर, यानी 9,000 के बाद जो भी चीज़ आएगी वो नहीं होगा। अब सवाल आता है 8,900 मीटर, 8,500 मीटर। सवाल देखिए, 8,500 मीटर अगर पहले की बात करें तो पहले की तुलना में ये थी, लेकिन पहले की तुलना में पहले की तुलना में ये थी, लेकिन जब जब दुनिया में फिर सर्दी बढ़ती गई तो फिर ये इसकी ऊंचाई बढ़ती गई। लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या फिर से घटने वाली है। क्यों? क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी ही ये बर्फ़ पिघलती है, तो इसकी साइज़ घट जाती है। लेकिन आज के समय में 8,890 मीटर यहाँ पर आंकी गई है। ठीक है, 8,890
मीटर यहाँ पर है। तो 8,890 मीटर है, तो इस हिसाब से 8,900 मीटर यहाँ पर हो जाएंगे। डिटेल में हम बात करते चल रहे हैं। आप नोट कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो आप डिटेल में इस चीज़ों को लिख लेंगे, तो आपको आने वाले समय में जब एग्ज़ाम्स की देने जाएंगे तो उससे पहले आप रिवीजन प्री रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपको मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना दर्शाता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, गति, इंद्रियां, उत्सर्जन। सूरज जब छिप जाते हैं तो उसके पश्चात फूल बंद हो जाते हैं। क्यों? उद्दीपक अनुक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए। इत्र के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, कन्नौज, श्रीनगर, देहरादून। इत्र के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है आपको बताने हैं। कन्नौज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे की जड़ों के विषय में चर्चा करते हुए बच्चों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निम्न में से क्या निष्कर्ष हैं? जड़ें पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है। गाजर की जड़ें भोजन का संग्रह करती है। मक्का में जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर पाई जाती है। मक्का जमीन के नीचे और ऊपर पाई जाती है। प्याज के रेशेदार जड़ होते हैं। क्या सही होंगे इनमें से? 1, 2, 3, 4 या 5? 1, 2, 3, 4 क्या सही होंगे? यहाँ पर अगर हम बात करें तो जड़ें पौधे के जमीन को जकड़ बनाते हैं। गाजर की जड़ें भोजन संग्रह करती हैं, ये भी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं मक्का में जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर पाई जाने वाली जाती है। हाँ, जब मक्का ये चीज़ें भी होती है। ऑप्शन नंबर, क्या ये चीज़ें होती है? अगर यहाँ पर ऑप्शन 3 को हटा देते, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए आप अपने देख लीजिए, उसके बाद फिर अगले क्लास में डाउट को क्लियर करेंगे। जो भी आपसे यहाँ पर हो पाते, यानी जो क्वेश्चन आप कर पाते हैं, आप अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करते चलेंगे, ताकि आप लास्ट में भी ये बता सकें आपको 30 में से कितने आप राइट आंसर कर पाए हैं। 30 में से मिनिमम जो हमारी टारगेट है 25। अगर हम 25 करते हैं, 5 सब्जेक्ट एग्जाम से पूछ होते हैं सीटेट में, तो 125 जो हमारे टारगेट है उसे हम अचीव करने में मदद करेंगे। प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन करने होंगे आपको। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, सुनीता विलियम, वेलेंटिना थ्रोशकोवा, इनमें से कोई नहीं। पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, वेलेंटिना थ्रोशकोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए, भारत के लोग डैश बनाने में माहिर है। हमको मंदिर, कुआं, तालाब का किले यहाँ पर भरने होंगे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे, तो यह हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर के लोहे कुंडों सरियों के जोड़कर चारों दीवारों को चबूतरे बनाए जाते हैं। इस इन चबूतरों के बीच के ऊपर नीचे दी जाती है सीढ़ियाँ, लंबी कतारें होती हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए रास्ते होते हैं। यहाँ कभी कीड़े लगने से परेशानी होती है, कभी भीड़ लगने से परेशानी होती है। अलबरूनी ने इस कथन को अपने रिक्त स्थान दिया है। जाहिर सी बात है, कुओं की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गोवा में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? भूरा रंग, काला रंग, लाल रंग, इनमें से कोई नहीं। गोवा में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो गोवा की अगर हम बात करें तो लाल रंग की मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैक्टस के कांटे के बीच मेहंदी या झाड़ियों के बीच पक्षी का घोंसला होता है कि कलचुड़ी, कोयला, फाख्ता, दर्जन चिड़िया। तो ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो फाख्ता राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर नोट्स बारीकी से पढ़े होंगे तो इन क्वेश्चनों को जब आप करेंगे एग्जाम्स के हॉल में, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं है। इतने इजी कहीं सीटेट के एग्जाम्स होते हैं? इतने इजी सीटेट के एग्जाम्स आपको लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी, या तो आपको नोट्स पढ़नी होगी, या तो आपको बुक ले लेनी चाहिए, बुक पढ़नी होगी। दोनों में से बेहतर आपको जो लगता है वो चीज़ें, एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। गुजरात लेमन राइस है, उत्तराखंड कहवा है, महाराष्ट्र में पूरी शाक है, केरल में टेपियोका है। देखिए सवाल आता है टेपियोका केरल में, ये सही है। महाराष्ट्र में पूरी शाक, ये भी सही है। उत्तराखंड में कहवा के कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे, हमने पहले भी लेक्चर क्लास एंड बहुत बार प्रैक्टिस सेट किया तो वहाँ पर हमने बता के रखा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये कहवा, जम्मू कश्मीर के लोग कहवा पीते हैं। और गुजरात में लेमन राइस क्या होंगे, ये सभी एनसीईआरटी के बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। कोंकण रेल मार्ग पर सैकड़ों पुल सुरंगें हैं क्योंकि रेल मार्ग हिमालय से गुजरती है, पश्चिमी घाट से गुजरती है, पूर्वी घाट से गुजरती है, मेघालय के पर्वत श्रेणियों से गुजरती है। कोंकण रेलवे घाट की ऐसी क्या खासियत है जिसमें बहुत सारे क्या होती है, वहाँ पर बहुत सारे सड़कों पर पुल और सुरंगें होती है। तो वहाँ राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्योंकि यह पश्चिमी घाट से, गुजरात के पश्चिमी घाट से गुजरती है। सॉरी, गुजरती है पश्चिमी घाट से, गुजरात नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस पौधे के पत्तियां झाड़ के रूप में होती है, क्रोटीन, ओक, नागफनी, नेफेंथिस। कौन से पौधे की पत्तियां झाड़ के रूप में होती है, यानी पत्तियां झाड़ जैसी वहां पर दिखती है आपको, नेफेंथिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे आपको। दक्षिण को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है, अभिप्रेरणा, दक्षिण नहीं है, शिक्षण है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है अभिप्रेरणा, शिक्षक का व्यक्तित्व, स्वस्थ अध्याय की विधि या अभ्यास। राइट आंसर क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ें हैं अगर शिक्षण को प्रभावित करता है तो शिक्षक का पर्सनैलिटी यानी टीचर का जो व्यक्तित्व होता है उसे वो प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो शब्द हैं। सतत और व्यापक, सतत मूल्यांकन के लिए वर्तमान में से मूल्यांकन का प्रयोग नहीं किया जाता। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, सृजनात्मक मूल्यांकन, संगलनात्मक मूल्यांकन। वर्तमान में मूल्यांकन का निम्न रूप से प्रयोग जो नहीं की जाती है उनमें से आपको यहाँ पर बताने हैं कि क्या यहाँ पर राइट आंसर होंगे। अगर हम बात करें आज के दौर में, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सृजनात्मक का यहाँ पर इस्तेमाल या मूल्यांकन नहीं की जाती, बाकी निदानात्मक मूल्यांकन की जाती है, रचनात्मक भी की जाती है, संगलनात्मक भी की जाती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत महत्व देता है सिर्फ ज्ञान के अर्जन पे, सिर्फ अभ्यास द्वारा सीखने पर, व्यक्ति के रुचि और इच्छा को ध्यान में रखने पर, इनमें से कोई नहीं। अनुभव जन्य के बारे में सवाल पूछा गया तो राइट आंसर बताइए। देखिए जहाँ पर बात की गई सिर्फ ज्ञान पे तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। सिर्फ की बात करें तो सिर्फ की बात अगर करें ये भी नेगेटिव हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। व्यक्ति के रुचि, ठीक है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और इच्छा में रखकर सीखने, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए, इनका क्या कारण है? इस स्तर के बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, इस स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक पर भार ना हो, इस स्तर पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश द्वारा प्रदान करना चाहिए, उपरोक्त में से सभी सही। राइट आंसर बताइए एनसीएफ 2005 से संबंधित। एनसीएफ 2005 एक टॉपिक है जिसमें से आपको मिनिमम सीटेट के एग्ज़ाम्स में 3 नंबर मिनिमम सभी टॉपिक पर मिल जाएंगे, 3 नंबर आपके बनेंगे। बस 10 मिनट का एक वीडियो है उसे देख लीजिए या फिर आप 5 मिनट 4 से 5 मिनट आप नोट्स में पढ़ लेंगे तो इनफ हो जाएगी। ठीक है, इस स्तर के बच्चे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। इस स्तर के बच्चे के संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना एनसीएफ का 2005 का ये कहना है। पर्यावरण अध्ययन में शामिल है प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। पर्यावरण अध्ययन में सभी चीजें शामिल है। ठीक है, विद्यार्थियों का अधिकतम मानसिक विकास होता है अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, संस्कृति गतिविधियों द्वारा। विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक विकास कैसे होता है ये चीज़ें पूछा। तो मानसिक कार्यों द्वारा, जो भी आप काम करते हैं
आपके मस्तिष्क यानी एक्टिव होते हैं, जो बुद्धि आपके होते हैं, दिमाग होते हैं, जो आपके दिमाग जिस काम में एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, दिमाग जिस काम में एक्टिव होते हैं वो बेहतर होते हैं। शिक्षा बिना बोझ के, ये एनसीएफ 2005 ने कहा था, ठीक है, का उल्लेख किया गया संविधान के 86वें संशोधन में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बिना बोझ के, इसका जो टैग था, टैग लाइन था, ठीक है। मानचित्र के द्वारा विषय वस्तु को रोचक, सरल, बोधगम्य बनाया जा सकता है। नई नई चीज़ अध्ययन करवाई जा सकती है। बालक अपने परिवेश की, आसपास की परिस्थिति और सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है। बालक तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो जब आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो मानचित्र का जो मतलब होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विषय वस्तु को रोचक बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, बोधगम्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर निम्न उपागम में से किस अनुपालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त, अंश से पूर्ण, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त। प्राइमरी लेवल यानी क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लास 1 to 5 के बच्चे हैं, 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं। कुछ जो अगर रेगुलर बेस में स्कूल जाते हैं तो 11 साल तक प्राइमरी लेवल के स्कूल में बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, 1, 2, 3, 4, 5 में से बेहतर कौन होंगे? चलिए 84 का राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर होगा सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सबसे पहले सरल चीज़ें बताएंगे क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, तब कठिन बताएंगे। पहले मूर्त चीज़ें, प्रत्यक्ष, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाएंगे। फिर यहाँ पर क्या दिखाएंगे? अप्रत्यक्ष दिखाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की पहली प्राथमिक होनी चाहिए बच्चों के अभिभावक से मिलना, बच्चों के सामाजिक प्राकृतिक प्रोफाइल तैयार करना, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या करना, बच्चों के परस्पर क्रियाओं का अवलोकन करना। सवाल पूछा, जब पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, तो पहली कक्षा सबसे पहली प्राथमिकता आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो बच्चे के अभिभावक से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, क्या ये होगा? आप पहले इसके बारे में एक दो बार सोच लीजिए। देखिए अगर अगर बात करें राइट आंसर की, तो बच्चे का जो होता है सामाजिक, किस समाज से आ रहे हैं, किस परिवेश से आ रहे हैं, कौन से सांस्कृतिक से आ रहे हैं, इस चीज़ों का प्रोफाइल तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी आप उसको शिक्षा देने में बेहतर सक्षम हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अपनी जो राइट आंसर है आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते चलेंगे ताकि आप कितने राइट आंसर कर पाए हैं हम इस बारे में बेहतर तरीके से जान पाएँ। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? मतलब यहाँ पर पहली बार आज के सेशन में यानी 30 क्वेश्चन वाली जो सेशन है, पहली बार 30 क्वेश्चन में से नेगेटिव क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन को पूछा गया। अब आते हैं सवाल, नेगेटिव क्वेश्चन को पूछा गया तो क्या करना है? जब भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत, गलत वाले को ढूंढना हमें, ठीक है। समावेशी शिक्षा में असमर्थ सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं, ये सही हो जाएगा। असमर्थ बालक को आवश्यकता अनुसार कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक बालक में आपसी सूझबूझ विकास प्रेरित होती है, ये भी सही हो जाएगा। बालक एक दूसरे की सहायता से निरपेक्ष भाव से सीखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब सवाल आता है, पहली बार जब हमने क्वेश्चन को देखा तो ये क्वेश्चन सभी सही लगते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें गलत हो जाएंगे, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन गलत होंगे, आप उसे चूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए, एक बालक दूसरे की सहायता में निरपेक्ष होते हैं, ये चीज़ें गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये चीज़ें गलत हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन और किसी वस्तु का अवलोकन करते समय बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे धीरज रखें, बारीकी से देखें, दोनों ए बी सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें किसी वस्तु का अवलोकन करने के लिए, उसे देखने के लिए, तोल भाव नाप तोल डिटेलिंग करने के लिए, अवलोकन का मतलब होता है यहाँ पर डिटेलिंग, ठीक है।
डिटेलिंग की बात की जाए तो डिटेलिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो उस बच्चे को सबसे पहले बच्चे को धीरज रखने के लिए सिखाते हैं, बारीकी से देखने के लिए सिखाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी दोनों की बात यहाँ पर हो जाती है। निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक भिन्नताओं और उसके कारणों को बताना, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाली पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना, शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति कल्याण व दृष्टिकोण का विकास करना। उपरोक्त में से सभी सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 88 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन कहता है बच्चों को अधिकतर समूह में कार्य करने देना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे, शिक्षक काम कम हो जाता है, शिक्षक का जो काम है वो कम हो जाता है, बच्चे अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवाल ध्यान से समझने वाली बात यह है, बच्चे को अधिकतर समूह में कार्य देना चाहिए। जब बच्चे अधिकतर समूह में कार्य करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अगर देखने वाली बात है तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। शब्द या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना तथा उसका उच्चारण करना कहलाता है। अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, हाइपलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। शब्द या बच्चे वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखने के लिए तथा उच्चारण करने के लिए, यहाँ पर दो चीज़ें कही गई है, लिखना तथा उसका उच्चारण करना, दो चीज़ें कही गई है। तो अगर लिखने की बात हो जाती है तो आपको क्या पता है कि डिस्ग्राफिया के बारे में बात करते हैं, क्या ये सही होगा? हाँ, पहले एक बात की गई है यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखना, ठीक है, त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना। तो लिखने की जहाँ पर बात आई थी वो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो ये थे मोस्ट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 30 नंबर ईवीएस के हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कितने राइट आंसर हुए। 30 में से आपको जो हमारी टारगेट है 25 क्वेश्चन करने का, आप 25 कीजिए, ताकि आप सीटेट 2022 में 125 5 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन एग्जाम से होते हैं, 5 सब्जेक्ट में 125 मार्क्स लाने के लिए पर सब्जेक्ट में हमें 1 पर सब्जेक्ट में हमें 25 क्वेश्चनों को सही करने हैं। आपके कितने हो पाए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नई क्लास के लिए अगली सेशन के लिए सीटेट 2022 में सफल होने के लिए 125 को टारगेट की अचीव करने के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। 100% गारंटी के साथ इस बार सीटेट 2022 में 125 मार्क्स लाएंगे। तो कैसी क्लास लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अपनी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक